आज की खबरों में हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों और एडमिशन से जुड़े बड़े अपडेट्स, किसानों के लिए राहत भरी घोषणाओं, दिल्ली में छात्राओं को मिलने वाली फ्री साइकिल योजना, 2800 नई इलेक्ट्रिक बसों, पीएफ खातों में आए 8.25% ब्याज, भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते, दुनिया की बड़ी हलचलों, खेल जगत की अहम खबरों और आखिर में महाभारत से मिलने वाली एक प्रेरणादायक सीख की। नमस्कार, मैं हूँ रेनू सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। लेकिन इन सभी खबरों से पहले जान लेते हैं एक ऐसे दिन के बारे में जो हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। आज तारीख है 16 जुलाई, दिन गुरुवार, और आज पूरी दुनिया विश्व सर्प दिवस मना रही है। इस दिन का उद्देश्य सांपों के प्रति फैली गलत धारणाओं को दूर करना और लोगों को यह बताना है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में सांपों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सटीक, भरोसेमंद और काम की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं नौकरी और शिक्षा जगत की, जहां युवाओं और छात्रों के लिए कई जरूरी अपडेट हैं। अगर आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कर्नाटक में आपके लिए अच्छा मौका है। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने राजस्व विभाग में ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के 572 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें 505 पद सामान्य और रीजनल कैडर के लिए, जबकि 67 पद कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए हैं। योग्य उम्मीदवार 30 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। अगर आप इंडियन ऑयल जैसी बड़ी सरकारी कंपनी में काम सीखने और करियर बनाने का मौका तलाश रहे हैं तो ये भर्ती आपके काम की हो सकती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में 1450 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह के ट्रेड शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 12 अगस्त रखी गई है, इसलिए पात्र उम्मीदवार समय रहते फॉर्म जरूर भर दें। दिल्ली में 9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए स्कूल का सफर अब थोड़ा आसान होने वाला है। दरअसल दिल्ली सरकार इस महीने से कक्षा 9 की करीब 1,30,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल देना शुरू करेगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद के मुताबिक इस पहल से छात्राओं को स्कूल आने जाने में आसानी होगी और उनकी नियमित उपस्थिति भी बढ़ेगी। सरकार की कोशिश है कि सिर्फ दूरी की वजह से किसी भी बेटी की पढ़ाई प्रभावित न हो। बच्चा स्कूल पहुंचा या नहीं, पढ़ाई कैसी चल रही है और मिड डे मील मिला या नहीं, अब जो अभिभावक हैं ये सब घर बैठे देख सकेंगे। दिल्ली नगर निगम ने EduLife 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए अभिभावक अपने बच्चों की उपस्थिति, पढ़ाई की प्रगति, मिड डे मील और स्कूल की गतिविधियों की जानकारी ऑनलाइन देख पाएंगे। MCD का कहना है कि इस व्यवस्था से अभिभावक सीधे बच्चों की शिक्षा से जुड़ेंगे और शिक्षकों के लिए भी विद्यार्थियों की प्रगति पर नजर रखना आसान हो जाएगा। अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो गया है। DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी SOL में सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र sol.du.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद दाखिले शुरू हो गए हैं। फिलहाल आवेदन की आखिरी तारीख घोषित नहीं हुई है, इसलिए इच्छुक छात्र वेबसाइट पर अपडेट जरूर देखते रहें। अब बात उन खबरों की जिनका सीधा असर देश के अन्नदाताओं से है। महाराष्ट्र के लाखों किसानों के लिए कर्ज माफी का फायदा लेना अब पहले से आसान होने वाला है। राज्य कैबिनेट ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना 2026 से जुड़ी हुई कई पुरानी शर्तों को हटाने की मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक इस बदलाव से करीब 56 लाख किसानों को फायदा मिल सकता है और लगभग 36,585 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। पानी की बचत के साथ कम खर्च में बेहतर सिंचाई करना चाहते हैं तो ये खबर कटनी के किसानों के लिए काम की है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में किसानों के लिए ड्रिप, स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पर अनुदान के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। किसान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसका लाभ ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 13 जुलाई से शुरू हो चुकी है। इन आधुनिक सिंचाई तकनीकों से पानी की बचत होगी और किसानों को फसलों की सिंचाई करने में भी आसानी होगी। आइए अब नजर डालते हैं कुछ ऐसी खबरों पर जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब से सीधे जुड़ी है। अब अगली खबर ध्यान से सुनिए, ये उन लोगों के लिए है जो बस में सफर करते हैं, क्योंकि राजधानी की सड़कों पर जल्द 2800 नई इलेक्ट्रिक बसें उतरने वाली हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में PM E-ड्राइव योजना के तहत इन बसों की खरीद को मंजूरी मिल गई है। इनमें 1409 मीटर और 1412 मीटर की AC लो फ्लोर बसें होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि इससे बाहरी इलाकों तक कनेक्टिविटी बेहतर हो और 2028-29 तक दिल्ली में बसों की संख्या करीब 14,000 तक पहुँचाई जा सके। PF पासबुक चेक करने वालों के लिए इंतजार अब खत्म होने वाला है। EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज खातों में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है और 15 जुलाई के बाद आपको यह रकम पासबुक में दिखने लगेगी। खास बात यह है कि इस बार ब्याज पहले के मुकाबले जल्दी क्रेडिट किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट फंड का अपडेटेड बैलेंस जल्द पता चल सके।
और अब रुख करते हैं देश और राज्यों की बड़ी खबरों का, जहां कई अहम घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गांवों में विकास और रोजगार पर अब हजारों करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए हैं। राज्य का हिस्सा मिलाकर अगले साल मार्च तक पंचायतों के जरिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। साथ ही ग्रामीण रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ चल रही मुहिम ने 500 दिन पूरे कर लिए हैं। सरकार के मुताबिक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में अब तक 73,000 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी 847 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई। सरकार के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में तस्करों से 6,600 किलो से ज्यादा हेरोइन भी बरामद किए गए हैं और इस कार्रवाई में आम लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। अंतरिक्ष में जाने का सपना है तो उसकी एक झलक अब भोपाल में धरती पर ही मिल सकती है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी शुरू हो गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भोपाल के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। शेखावत ने बताया कि मध्य प्रदेश ने अपनी अंतरिक्ष नीति भी तैयार की है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल की सराहना भी की। यहाँ चंद्रयान से गगनयान तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा को समझने के साथ स्पेस वॉक और फ्लाइट सिम्युलेटर का अनुभव भी मिलेगा। लोग चांद और मंगल की 3D सतह भी करीब से देख सकेंगे। शामली रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों को अब स्टेशन का बिल्कुल बदला हुआ रूप देखने को मिलेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 24 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च कर उसका पुनर्विकास किया गया है। स्टेशन के आसपास सड़क, फुटपाथ और दूसरी यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है। साथ ही दिव्यांग यात्रियों की सुविधा और आसान आवाजाही का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अब देश की सीमाओं से बाहर चलते हैं और जानते हैं दुनिया में क्या कुछ बड़ा हो रहा है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। रूस से सस्ता तेल खरीदना अब भारत के लिए महंगा पड़ सकता है। अमेरिका में पेश एक नए प्रतिबंध विधेयक के मसौदे में रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इसके दायरे में भारत और चीन समेत कई बड़े खरीदार आ सकते हैं। हालांकि विशेष परिस्थितियों में अमेरिकी राष्ट्रपति को राहत देने का अधिकार भी प्रस्ताव में रखा गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब भारी तबाही और जान माल के नुकसान में बदलता दिखाई दे रहा है। ईरानी सरकार के मुताबिक अमेरिकी हवाई हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 260 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ईरानी सेना का दावा है कि बमपूर सैन्य ठिकाने पर 13 मिसाइलें दागी गयी, जिसमें 7 सैनिक मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। भारत और ताइवान का व्यापार 10 अरब डॉलर पार कर चुका है, लेकिन क्या रिश्ते सिर्फ कारोबार तक सीमित रहने चाहिए? पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि भारत को ताइवान को लेकर अपनी हिचक कम करनी चाहिए। उनके मुताबिक वन चाइना पॉलिसी अपनी जगह है, लेकिन ताइवान के साथ व्यापार, शिक्षा, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग को आगे बढ़ाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच कारोबार के नए दरवाजे अब आधिकारिक तौर पर खुल गए हैं। दोनों देशों का व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू हो गया है। सरकार के मुताबिक इससे भारतीय निर्यात और छोटे उद्योगों को नए अवसर मिलेंगे, जबकि रोजगार और निवेश भी बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग जगत ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि इससे वैश्विक बाजार में भारतीय कंपनियों की ताकत बढ़ेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं खेल और खिलाड़ियों की, जहाँ युवाओं के लिए तैयार हो रही है नई संभावनाएं। जम्मू कश्मीर के युवाओं को खेल में आगे बढ़ने के लिए अब बेहतर सुविधाओं की तलाश में दूर नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश में 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 570 से अधिक खेल और युवा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा युवा सेवा एवं खेल विभाग के आयुक्त सचिव डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने की। अधिकारियों के मुताबिक अकेले विभाग के निदेशालय के तहत 315 परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इसके जरिए आधुनिक खेल सुविधाएं तैयार की जा रही है, ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिले और ज्यादा युवा खेलों में अपना भविष्य बना सकें। अब एक नजर राज्यों और आपके शहरों से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। 48 दिनों तक लंबा रास्ता तय करने के बाद अब अल्मोड़ा और हल्द्वानी के बीच सफर फिर आसान हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर क्वारव डेंजर जोन से वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू की गई है। पहाड़ी दरकने के खतरे के कारण यह रास्ता 29 मई से बंद था। फिलहाल सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है और वाहनों को नियंत्रित तरीके से निकाला जा रहा है। वहीं संभल में सरकारी जमीन पर बने कथित अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों के मुताबिक ग्राम समाज की जमीन पर एक ढांचा बनाया गया था, जिसे अदालत के आदेश के बाद गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों का कहना है कि पूरी कार्रवाई कोर्ट के निर्देश के तहत की गई है। हिमालय में जितनी बर्फ गिरने का अनुमान लगाया जाता है, असलियत उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी में पाया गया कि मौजूदा ग्लोबल मौसम डेटा सेट पश्चिमी मध्य हिमालय की बर्फबारी को कम आंक रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस रिसर्च से भविष्य में बर्फबारी की भविष्यवाणी, जल संसाधनों के आकलन और हिमस्खलन के खतरे को ज्यादा सटीक तरीके से समझने में मदद मिलेगी।
चलिए अब आगे की खबरों पे चलते हैं, जहां प्रयागराज के नैनी इलाके में नोटिस के बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। नैनी गेट पर प्रशासन करीब 30 अवैध मकानों को हटाने में जुटा है। पिछली बार कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने विरोध किया था, इसलिए इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और भारी पुलिस बल तैनात है। नोटिस के दायरे में आने वाले भवनों को हटाया जा रहा है। 1.5 महीने पहले जिस रिश्ते की शुरुआत प्यार और शादी से हुई थी, उसका अंत हत्या के आरोपों तक पहुंच गया। सिद्धार्थनगर में एक युवक पर पत्नी की हत्या कर शव को घर के अंदर 6 फीट गहरे गड्ढे में दफनाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बाद में पत्नी की गुमशुदगी भी दर्ज कराई। घर की जांच के बाद मामला खुला और फिलहाल आरोपी पति व परिवार के सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। अब अगली खबर है दिल्ली के वोटर्स के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने SIR की पूरी टाइमलाइन आगे बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब दिल्ली की फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 अक्टूबर की जगह 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसके साथ ही एन्यूमरेशन फॉर्म भरने समेत SIR से जुड़े बाकी चरणों की तारीखें भी आगे बढ़ाई गई हैं, इसलिए मतदाता अपनी नई समय सीमा जरूर जाँच लें। अब चलते हैं अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय खबर पर, जहां रूस यूक्रेन जंग के बीच समुद्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां यूक्रेन ने करीब 7.5 साल पुराना हिसाब चुकाने का दावा किया है। यूक्रेनी नौसेना के मुताबिक सरगन 3000 समुद्री ड्रोन से रूस के FSB बॉर्डर पेट्रोल जहाज इजुमरूद को निशाना बनाया गया। यूक्रेन इसे 2018 के केर्च हमले का जवाब बता रहा है। रिपोर्ट्स में जहाज को भारी नुकसान और रूसी कर्मियों के हताहत होने की बात कही गई है। यूक्रेन ने आगे भी ऐसे हमलों के संकेत दिए हैं। अब रुक कर लेते हैं मनोरंजन की खबरों पर। OTT पर बिना जरूरी सर्टिफिकेशन के फिल्म दिखाना अब प्लेटफॉर्म के लिए भारी पड़ सकता है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को सरकारी निर्देश के बाद G5 से हटा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिना सर्टिफिकेशन फिल्म दिखाए जाने के मामले में कदम उठाया है और अब G5 के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। इस विवाद के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के रिलीज और निगरानी से जुड़े नियमों में बदलाव की चर्चा भी तेज हो गई है। वहीं अगली खबर, हॉरर फिल्म देखते हुए अगर आपको लगता है कि कहानी का अंत पहले ही समझ आ गया, तो ये फिल्म शायद आपका अंदाजा गलत साबित कर दे। IMDb पर 7.2 रेटिंग वाली इस कहानी में 4 दोस्त भूत प्रेत और अंधविश्वास को नहीं मानते, लेकिन एक बच्ची की मौत के बाद वे ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश करने निकल पड़ते हैं और कहानी का क्लाइमैक्स पूरा खेल बदल देता है। अब अगली खबर है टीम इंडिया के फैंस का दिल खुश कर देने वाली। अब क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बनना पहले से ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ICC ने अपने 2 सबसे बड़े टूर्नामेंट के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया है। एडिनबर्ग में हुई ICC बोर्ड की सालाना बैठक में पुरुष वनडे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट को मंजूरी दे दी गई है। ICC के मुताबिक बदलाव का मकसद हर मुकाबले को ज्यादा अहम और रोमांचक बनाना है, ताकि शुरुआती मैचों से लेकर फाइनल तक प्रतिस्पर्धा बनी रहे और दर्शकों को भी ज्यादा रोमांच देखने को मिल सके। इंग्लैंड का वही मैदान जहां जीत आसान नहीं मानी जाती, वहां टीम इंडिया ने 11 साल बाद अपना परचम लहरा दिया। पहले वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। कप्तान शुभमन गिल ने शानदार 80 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने पहले 4 विकेट झटके और फिर नाबाद 57 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ भारत ने एजबेस्टन में 11 साल बाद इंग्लैंड को हराया और लगातार 6ठी वनडे जीत भी दर्ज की। और आखिर में बात धर्म और अध्यात्म की, जहां आज जानते हैं महाभारत से जुड़ी जीवन की एक गहरी सीख। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, जीवन की सबसे बड़ी सीख है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल बाद भी महाभारत की कहानी लोगों को जिंदगी की सीख क्यों देती है? महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता और अधिकार के संघर्ष की कहानी है, जो आखिरकार कुरुक्षेत्र के महायुद्ध तक पहुँची। इसी महाकाव्य में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। महाभारत हमें सिखाती है कि लोभ, अहंकार और अन्याय का अंत विनाश होता है, जबकि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सही कर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली नई खबरों के साथ। धन्यवाद।